हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम हाईएस्ट टू लोएस्ट मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी, तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है और हमें न्यूयॉर्क सिटी का एक दृश्य दिखाई देता है। यहाँ हम एक विशाल इमारत देखते हैं और इस इमारत के ऊपर डेविड किंग नाम का एक व्यक्ति है। डेविड किंग एक संगीतकार है। उसके कई हिट गाने हैं, लेकिन आज वो बहुत परेशान है। उसे समझ आ गया है कि उसने अपनी कंपनी की ज़्यादातर शेयर बेच दिए हैं और जिनके पास ये शेयर जा रहे हैं वे और भी बड़ी कंपनियां हैं, जिसका मतलब है कि वे उसकी कंपनी को पूरी तरह से नियंत्रित करेंगी और कहीं न कहीं उसकी आज़ादी छिन जाएगी। किंग ये बिल्कुल नहीं चाहता, इसलिए वो एक-एक करके सबको फ़ोन कर रहा है और कह रहा है कि मैंने फैसला किया है कि मैं सभी शेयर वापस खरीदूंगा। मैं उस कीमत से ज़्यादा देने को तैयार हूँ जिस पर मैंने बेचे थे। उनसे बात करने के बाद वो जैसे घर आता है और हम उसकी पत्नी पैम को देखते हैं। पैम भी आती है और अपनी कंपनी में कैसे काम करना है इसके बारे में अपने विचार साझा करती है। ठीक तभी उनका बेटा ट्रे आता है। ट्रे कहता है कि आज कॉलेज में उसका एक बास्केटबॉल मैच है और वो अपने दोस्त काइल को साथ ले जा रहा है। किंग कहता है, मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा। वे कार में बैठते हैं। किंग देखता है कि ट्रे अपने फ़ोन में व्यस्त हैं। कुछ देर बाद वो पूछता है, तुम दिन में कितने घंटे अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हो? ट्रे कहता है, कोई समस्या नहीं है, कभी कभी मैं 10 घंटे फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ। किंग इस पर मजाक करते हुए कहता है, तुम्हें अपनी आदत बदलनी चाहिए। फिर वे पहुंच जाते हैं। किंग ट्रे को छोड़ने स्कूल जाता है। ट्रे उससे भी बात करता है और इस बारे में बात करता है कि वो संगीत से कितना प्यार करता है। जब वे खेल के मैदान में होते हैं, किंग ट्रे के कोच से मिलने जाता है। सब उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। कोई नहीं जानता कि किंग की म्यूजिक कंपनी पूरी तरह बिक चुकी है और वो किसी को ये नहीं बताता। उसे पता है कि वो इसे वापस पा लेगा। जाते समय वो अपने बेटे को भी नहीं बताता कि वो मैच देखने के लिए नहीं रुक रहा है, वो काम पर जा रहा है। जब वो अपनी कार में बैठता है तो पॉल नाम का एक व्यक्ति, जो काइल का पिता और किंग का ड्राइवर है, आता है और उसे सभी वित्तीय विवरणों वाली एक फाइल देता है। किंग निकल जाता है और सीधा अपने ऑफिस जाता है। उसकी मुलाकात पैट्रिक नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो उसका बिजनेस पार्टनर भी है। किंग उसके मन में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहा है ये समझाना शुरू करता है। वो खुलासा करता है कि प्रभावशाली लोग उसकी म्यूजिक कंपनी के पीछे पड़े हैं। वे किसी भी कीमत पर इसे नष्ट कर देंगे। वे संगीत को संगीत के रूप में नहीं देखते, वे संगीत को व्यवसाय के रूप में देखते हैं। उनकी योजना मौजूद सभी कलाकारों को हटाकर बहुत कम उत्पादन लागत पर एआई से गाने बनाने की है। ये सुनने के बाद पैट्रिक कहता है, मैंने भी सोचा था कि ये विचार सही है। तुम जानते हो एक गाना बनाने में कितना पैसा लगता है? इसके बाद हमें दबाव का सामना करना पड़ता है कि अगर ये गाना फेल हो गया तो हमें भारी नुकसान होगा। हम बहुत सीमित संगीत बना सकते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ पूरी तरह बदल जाएगा। गाने तेजी से बनेंगे, लागत बहुत कम होगी और हम पर कोई दबाव नहीं होगा। हम वर्तमान में जितने गाने बना रहे हैं उससे साल में लगभग 50 गुना ज्यादा गाने बनाएंगे। तब किंग उसकी ओर देखता है और कहता है, तुम जो कह रहे हो उसे ध्यान से सुनो। ये कंपनी मशीन से गाने बनाने के लिए शुरू नहीं हुई थी। ये कंपनी दिल से गाने बनाने के लिए बनाई गई थी, हमारी आत्मा को जोड़कर। और मैं यही चाहता हूँ। अन्य म्यूजिक कंपनियां भी यही करेंगी। वे सब यहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी हमारी विरासत के रूप में रहे और हर गाने में हमारी आत्मा हो। कुछ देर बाद ये सुनकर पैट्रिक पूछता है, तुम क्या चाहते हो? किंग उसे बताता है, मैं चाहता हूं कि तुम अपने शेयर मुझे बेच दो। इससे मेरे पास ज्यादातर शेयर हो जाएंगे और कोई भी कभी भी कंपनी में इसे बदल नहीं पाएगा। पैट्रिक कुछ देर सोचता है और मान जाता है। अब किंग बहुत खुश है। वो घर भागता है और पूरे परिवार के सामने अपनी खुशी जाहिर करता है। सबसे पहले वो पाम को बताता है कि उसने सौदा तोड़ दिया है। अब उसके पास ज्यादातर शेयर होंगे। ये सुनकर पाम कहती है, विचार तो अच्छा है, लेकिन तुम जानते हो तुम्हें पैसे देने होंगे। पैट्रिक तुम्हें अपने शेयर मुफ्त में नहीं देगा, तुम्हें पूरा पैसा देना होगा और मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इतने पैसे हैं। तुम पैसे कहाँ से लाओगे? किंग कहता है, मैं अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दूंगा और फिर हमारे पास पैसे होंगे। मैं म्यूजिक कंपनी वापस ले लूंगा और गाने बनाऊंगा। जब पैसा आएगा हम एक एक करके सारा कर्ज चुका देंगे। मैडम, पाम कहती हैं कि ये विचार बहुत जोखिम भरा है। आप हमारा सब कुछ दांव पर लगा देंगे। कुछ समय पहले हम दोनों ने बात की थी कि अब आप कम काम करेंगे और मेरे साथ ज्यादा समय बिताएंगे। आपको पता होना चाहिए कि अब ट्रे बाहर जा रहा है। वो बाहर रहकर पढ़ाई करना चाहता है। तब मुझे आपकी और ज़रूरत होगी। किंग उसे समझाना शुरू करता है कि ये उसका आखिरी मौका है। जिस चीज़ को उसने अपनी पूरी जिंदगी लगाकर बनाया है वो उसे अपनी आंखों के सामने नष्ट होते नहीं देख सकता, इसीलिए वो ये काम करना चाहता है। फिर पाम भी मान जाती है। वे दोनों उस समय की बात करते हैं जब वे दोनों पहली बार मिले थे।
जब वे टहल रहे थे तभी किंग का फोन बजा। फोन उठाने पर उसे एक रहस्यमयी आदमी की आवाज़ सुनाई दी। आदमी ने कहा, हमारे पास तुम्हारा बेटा ट्रे है, मैं थोड़ी देर में तुम्हें फ़ोन करके बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। फ़ोन कट गया। किंग बहुत चिंतित हो गया। वो तुरंत अपनी पत्नी पाम और ड्राइवर पॉल से बात करने गया और उन्हें बताया कि ट्रे का अपहरण हो गया है। वे भी चिंतित हो गए और उन्होंने पहले पुलिस को फ़ोन करने को कहा। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस अधिकारी उनके चारों ओर जमा हो गए। 3 जासूस हिगिंस, बेल और ब्रिक्स आकर उनके सामने बैठे। उन्होंने पूछा, अपहरणकर्ता ने तुमसे ठीक क्या कहा, मुझे बताओ। उसने कहा, पहले उसने फ़ोन किया और कहा कि उसके पास मेरा बेटा है। कुछ समय बाद उन्होंने फिर फोन किया और कहा कि वे फिरौती के रूप में 7.5 मिलियन स्विस फ्रैंक्स चाहते हैं, सभी 100 पाउंड के नोटों में। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वे उसे मार देंगे, वे ट्रे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर ब्रिजेस कहता है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम अब यहाँ हैं, हमारा काम शुरू हो गया है, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा और तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। किंग कहता है, उन्होंने मुझसे कहा है कि वे आज रात फिर फोन करेंगे। ब्रिजेस पूछता है, क्या तुम्हारे पड़ोस में कोई ऐसा है जिस पर तुम्हें शक हो कि वो रोज तुम्हारे आसपास बैठता है? किंग कहता है, नहीं, ऐसा कोई नहीं है, मैं अपने करीबी सभी लोगों पर भरोसा करता हूँ, लेकिन वे अभी भी उस पर विश्वास नहीं करते और वे पॉल से पूछताछ शुरू करते हैं। पॉल से पूछताछ करने के कुछ घंटों बाद वे सीधे कोच के पास जाते हैं, क्योंकि ट्रे यहाँ आखिरी बार आया था। जब वे कोच से पूछताछ करते हैं तो वो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, मैच खत्म होते ही ट्रे चला गया था और उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता। तभी पॉल को एहसास होता है कि उसका बेटा काइल भी गायब है। वो एक एक करके जासूसों के पास जाता है, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो सिर्फ एक ड्राइवर है। सब उसे भगाते रहते हैं। फिर आखिरकार वो किंग के पास दौड़कर जाता है और उसे बताता है कि मेरा बेटा काइल भी गायब है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी पाम दौड़कर और रोते हुए किंग के पास आती है और उसे बताती है कि पुलिस ने हमारे बेटे को ढूंढ लिया है। वो भी दौड़कर आता है। ट्रे को बाहर देखकर ये लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन पॉल सिर्फ एक सवाल पूछता है कि उसका बेटा काइल कहाँ है। तब जासूस कहता है कि अपहरणकर्ता से शायद गलती हो गई है, उन्होंने ट्रे के बजाय गलती से काइल का अपहरण कर लिया है। उन्हें नहीं पता था कि किंग यानी राजा वहां नहीं थे। बेटे की बात सुनकर पॉल की हालत और ख़राब हो जाती है। वो रोते हुए घर के अंदर भागता है। फिर वे ट्रे को अंदर लाते हैं और उसे क्या हुआ विस्तार से समझाने के लिए कहते हैं। ट्रे कहता है कि हमारा मैच खत्म होते ही हम दोनों बाहर आए और साथ में लंच करने गए। लंच के बाद मैं चला गया, मुझे कुछ काम था, लेकिन कुछ देर बाद जब मैं उस जगह वापस आया तो देखा कि काइल वहां से गायब था। काइल को वहीं होना चाहिए था। फिर अपहरणकर्ताओं का फिर से फोन आता है। इस बार किंग फोन उठाता है। वे कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़के का अपहरण किसने किया है, हम हमेशा तुम्हें निशाना बनाना चाहते थे, चाहे वो कोई और ही क्यों ना हो। हम अभी भी चाहते हैं कि तुम फिरौती दो और रकम वही है, 7.5 मिलियन स्विस फ्रैंक्स। अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो हम बच्चे को मार देंगे। ये कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। अब किसी को समझ नहीं आ रहा कि किसके साथ क्या हो रहा है। पॉल सबसे ज्यादा चिंतित है क्योंकि वो एक साधारण ड्राइवर है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। केवल किंग ही इसे वहन कर सकता है, इसलिए वो किंग के पास जाता है और उससे अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कहता है। वो उन्हें पैसे दे दे, मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है, वे तुम्हारे सारे पैसे वापस पा लेंगे। लेकिन किंग के मन में कुछ और है। बात करते समय उस आदमी ने उसे अपना नाम बताया। उसने फेलिन कहा था। किंग सोच रहा है कि ये आदमी उसे क्यों निशाना बना रहा है। इस बीच वो पॉल की बातें सुनता है। उसकी बातें सुनने के बाद वो पॉल से कहता है, क्या तुम समझते हो कि ये कितना पैसा है? तुमने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा और तुम चाहते हो कि मैं इतना पैसा जोखिम में डालूं? पुलिस कभी ये पैसा बरामद नहीं कर पाएगी। वे इस मामले को किसी भी अन्य मामले की तरह मानेंगी। तुम्हें नहीं पता कि थाने में कितने मामले लंबित हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर मैं पैसे दे देता हूं तो मैं अपनी म्यूजिक कंपनी खो दूंगा। मैं वही पैसे दूंगा जिनसे मैं शेयर खरीदने जा रहा हूं। कोई मुझे खुद को बर्बाद करने से नहीं रोकेगा। पॉल उसे विनती करके चला जाता है। कुछ देर बाद किंग चुप हो जाता है और उसकी विनती का जवाब नहीं देता। पॉल समझ जाता है कि किंग उसकी मदद नहीं करेगा और चला जाता है। कुछ समय बाद किंग बाहर आता है और पैट्रिक के साथ बैठकर उससे कहता है, अगर मैं अपहरणकर्ताओं को पैसे दे देता हूं तो मैं शेयर नहीं खरीद पाऊंगा और म्यूजिक कंपनी मेरी आंखों के सामने टूट जाएगी। पैट्रिक कहता है, मुझे नहीं पता क्या करना है, अपने दिल की सुनो। अगर उस लड़के को मार दिया गया तो तुम वैसे भी बर्बाद हो जाओगे। लोग तुम्हें तबाह कर देंगे। ये खबर हर जगह फैल जाएगी और तुम्हारी साख खत्म हो जाएगी।
ये कहकर वो चला जाता है। किंग फिर अपने बेटे ट्रे की ओर मुड़ता है और उससे पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। ट्रे भी वैसी ही भावनाओं को दोहराता है। शायद आप नहीं समझते कि सोशल मीडिया में कितनी बड़ी ताकत है। आजकल लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी को भी ऊपर उठाने और किसी को भी नीचे गिराने के लिए कर सकते हैं। इसलिए अगर कायल को कुछ होता है तो आपके बाद जो पहले आएंगे उनके पास कुछ नहीं बचेगा। वो सब कुछ ऐसे छोड़ देंगे जैसे कि आप एक बड़े खलनायक हों, और उसके साथ ही सभी अखबार और मीडिया वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए। अगर कायल की जान बचाई जा सकती है तो इसके लिए आपकी तारीफ होगी और इससे आपको और आपके परिवार को फायदा हो सकता है। किंग पूरी रात कंपनी को बचाने के बारे में सोचता रहता है और आखिरकार बच्चे को बचाने का फैसला करता है। फिर दूसरी ओर हम पहले कायल को देखते हैं, जिसे अपहरणकर्ताओं ने एक टब में लिटा रखा है। कायल अपहरणकर्ताओं द्वारा बजाया जा रहा एक गाना सुनता है। गाने का शीर्षक है आई एम अ ड्रग। दूसरी ओर हम किंग को देखते हैं, जिसके सामने सारा पैसा नकद पड़ा है और वो बस अपहरणकर्ताओं के फोन का इंतजार कर रहा है। कुछ देर बाद वे फोन करते हैं और उसे बताते हैं कि सारा पैसा कहाँ पहुंचाना है। किंग खुद पैसे लेकर आएगा। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें पाम का ब्रेसलेट चाहिए। ये सुनकर किंग को गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम्हें वो ब्रेसलेट नहीं मिलेगा, ये सालगिरह का तोहफा है। लेकिन पाम बहस नहीं करना चाहती और तुरंत उसे ब्रेसलेट दे देती है। किंग ब्रेसलेट समेत सारा पैसा एक बैग में रखता है। अपहरणकर्ताओं के निर्देशानुसार वो जाकर बैठता है। वो एक मेट्रो में चढ़ता है। मेट्रो चलने लगती है। आधे रास्ते में वे उसे फोन करते हैं और मेट्रो से उतरकर इन 2 डिब्बों के बीच में जाने के लिए कहते हैं। फिर हम तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। किंग वैसा ही करता है। कुछ देर बाद वे कहते हैं, अब बैग यहाँ फेंक दो। किंग को ये समझ नहीं आता और वो बहस करने लगता है। कॉल के दौरान उन्हें एहसास होता है कि किंग कुछ करना चाह रहा है, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही बैग में एक जीपीएस ट्रैकर लगा रखा था। तभी हमें पता चलता है कि अपहरणकर्ताओं में से एक मेट्रो के अंदर है और इमरजेंसी ब्रेक खींच देता है। एक जोरदार झटका लगता है और बैग किंग के हाथ से गिर जाता है। तभी एक आदमी बैग उठाता है और स्कूटर पर सवार एक व्यक्ति को दे देता है। लेकिन पुलिस यहाँ है और वे उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन ये लोग एक के बाद एक बैग बदलते रहते हैं। एक स्कूटर से वे दूसरी बाइक पर देते हैं और बाइक से वे फिर से स्कूटर पर देते हैं। पुलिस को चकमा देने के लंबे चूहे बिल्ली के खेल के बाद पुलिस उनके एक साथी को पकड़ लेती है। एक बैग भी मिलता है, लेकिन बैग चेक करते ही उन्हें सिर्फ कचरा दिखाई देता है। वे पैसों का बैग लेकर गायब हो चुके हैं और सबको बेवकूफ़ बना दिया है। फिर दूसरी ओर हम कायल को देखते हैं, जिसे अपहरणकर्ताओं ने छोड़ दिया है। वह एक पार्क में बैठा है। लोग उसे देखते ही तुरंत अस्पताल ले जाते हैं और पुलिस आती है। जब वे कायल से पूछते हैं कि क्या उसे याद है कि अपहरणकर्ता उसे कहाँ ले गए थे, तो कायल कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। उसे बस इतना याद है कि उसे बाथटब में लिटाया गया था और बैकग्राउंड में जोर जोर से एक गाना बज रहा था। वह गाने का शीर्षक और उसके बोल भी बताता है। लेकिन अगले दिन से अखबारों में हर जगह खबर आने लगती है कि किंग कैसे एक नायक हैं और कैसे उन्होंने अपने ड्राइवर के बेटे की जान बचाई। ये खबर हर जगह ट्रेंड कर रही है। वह सबके लिए एक हीरो बन गया है। लेकिन ये बात किंग की मुसीबतें और बढ़ा देती है। उसका एक निवेशक उसके पास आता है और कहता है कि उसका जो कुछ भी था वह सब कंपनी में निवेशक था। कंपनी में सबको पता चल गया है कि तुम दिवालिया हो गए हो। तुमने अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दी है और फिर तुम्हें जो भी पैसा मिला उसे फिरौती में खर्च कर दिया। अब तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं है, इसलिए सभी निवेशक अपनी स्थिति छोड़कर भाग जाएंगे, जिसका मतलब है कि तुम दिवालिया होने की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे पास सारा पैसा वापस लाने के लिए केवल 4 दिन है, अन्यथा तुम्हारी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। कोई उसे रोक नहीं पाएगा। वह जाने की बात कहकर चला जाता है। किंग बहुत तनाव में रहता है और इस तनाव में वह अपने मन को शांत करने के लिए एक गाना सुनना शुरू करता है। इस बार वो एक रैप गाना सुन रहा है। गाने के बोल सुनने के बाद उसे याद आता है कि कायल ने जिक्र किया था कि ये गाना अपहरणकर्ताओं के पास बज रहा था। फिर वो सीधा अस्पताल भागता है और कायल को वो गाना सुनाता है। कायल की पुष्टि करते ही वो पुलिस से कहता है, कृपया इस कलाकार का नाम पढ़ें। इस कलाकार का नाम यंग फेलिन है। अपहरणकर्ता ने अपना नाम फेलिन बताया था और यही गाना उस जगह बज रहा था जहां उन्होंने उसे रखा था। कायल को यकीन हो जाता है कि यही गायक अपहरणकर्ता है, लेकिन पुलिस उस पर विश्वास नहीं करती।
किंग कहता है, मैंने उस आदमी से बात की है और मैं इस आवाज़ को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। ये वही आदमी है जिसने गाना गाया था और जिसने मुझे फ़ोन किया था। लेकिन जासूस कहते हैं, आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए और हम इसे अदालत में साबित नहीं कर पाएंगे। कोई भी कुछ भी कह सकता है। वे कहते हैं कि ये एक एआई द्वारा बनाया गया गाना है और चले जाते हैं। हालांकि किंग किसी भी कीमत पर अपना पैसा वापस चाहता है। वो फेलिन के घर जाने का फैसला करता है, उसे पकड़कर अपने पैसे मांगता है। पॉल उसके पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वे दोनों अपनी बंदूकें निकालते हैं, अपनी कार में बैठते हैं और सीधे फेलिन के घर चले जाते हैं। उन्हें आसानी से फेलिन का पता मिल गया था। जैसे ही वे दरवाज़ा खटखटाते हैं, उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है, अपने बच्चे को गोद में लिए हुए। वो तुरंत किंग को पहचान लेती है और कहती है, आपकी तस्वीर मेरे घर में भी टंगी है, आपको कौन नहीं पहचानेगा, अंदर आइए। किंग अंदर जाते ही उसका विश्वास जीतना शुरू करता है और कहता है, मैं फेलिन को साइन करना चाहता हूँ। वो समझाता है कि फेलिन ने शायद उसके लिए गाना बनाया था क्योंकि ये एक ट्रायल है और वो इसे अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड करना चाहता है। किंग उससे पूछता है कि वो अब फेलिन को कहाँ पा सकता है। उसकी पत्नी उसे बताती है कि वो अपने स्टूडियो में होगा, एक छोटा स्टूडियो जहाँ वो काम करता है। वो किंग को पता दे देती है ताकि किंग उससे मिल सके। किंग और पॉल दोनों निकल जाते हैं। लोकेशन पर पहुंचने के बाद किंग बंदूक निकालता है और पॉल को बाहर रहने के लिए कहता है। वो अंदर जाता है। स्टूडियो के अंदर वो देखता है कि फेलिन अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। वो ट्रैक रोकता है और माइक्रोफोन पर फेलिन से पूछता है, बताओ मेरे पैसे कहाँ हैं। फेलिन एक पल रुकता है और कहता है, शायद तुम नहीं जानते कि ये दिन मेरे लिए कितना खास है। मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान और तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुमने कभी मेरी ओर नहीं देखा या मेरे बारे में जानना भी नहीं चाहा। फिर मैंने वो कदम उठाया और देखो, आज तुम मेरा नाम भी जानते हो, यहाँ तक कि मुझे ढूंढ रहे हो और अब तुम मेरे सामने बैठे हो। किंग को गुस्सा आता है और वो कहता है, मुझे लगता है तुम पागल हो। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? तुमने उस बच्चे का अपहरण किया, उसे पीटा और उसे मारने की धमकी दी। तुम एक अपराधी हो, तुम संगीतकार नहीं हो सकते। अब दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। कुछ देर बाद ऐसा लगता है कि फेलिन इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी बंदूक निकालकर गोली चला देता है। किंग फिर अपनी बंदूक भी निकाल लेता है। फेलिन भागता है और किंग उसके पीछे पीछा करता है, गोलियां चलाता है। पॉल जैसे ही गोलियों की आवाज़ सुनता है, वो फेलिन को पकड़ने आता है। फेलिन उसे घायल कर देता है और भाग जाता है। किंग उसके पास आता है और पॉल उसे पकड़ने के लिए कहता है क्योंकि वो एम्बुलेंस बुलाएगा। किंग फिर दौड़ना शुरू करता है। फेलिन का पीछा करते हुए वे एक सबवे यानी भूमिगत रेल पहुंचते हैं। फेलिन भागकर दूसरे डिब्बे में चला जाता है, लेकिन किंग उसे पकड़ लेता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। फेलिन उसे मारता है और किंग उसे मारता है। वे काफ़ी देर तक लड़ते हैं, लेकिन फेलिन किंग का मुकाबला नहीं कर पाता। कुछ देर बाद किंग उसे धक्का देता है। पुलिस फेलिन को पकड़ लेती है। वे सबसे पहले उसके घर पर छापा मारते हैं, जहां सारा पैसा बरामद हो जाता है। किंग खुश होता है और अपने पूरे परिवार के साथ पॉल से मिलने जाता है। पॉल अब ठीक है। किंग खुशी से कहता है, मैं तुम्हें अपने नए गाने में एक हिस्सा और क्रेडिट देना चाहता हूँ। पॉल उससे कहता है, तुमने पहले ही हमारी बहुत मदद की है। अब काइल और मैं नई शुरुआत करना चाहते हैं। तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद। इस बीच हम फेलिन को अदालत में पेश होते देख रहे हैं, लेकिन लोग सड़कों पर जमा हो गए हैं। फेलिन का गाना साल का सबसे बड़ा हिट गाना बन गया है। इंटरनेट पर कोई ऐसा नहीं है जिसने इसे न सुना हो। लोग फेलिन को रिहा करने और उसके जैसे और गाने बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी की नहीं सुनेगी। जब सुनवाई शुरू होती है तो फेलिन अपना जुर्म कबूल कर लेता है। उसकी इकलौती शर्त किंग यानी राजा से आखिरी मुलाकात की है। वे मान जाते हैं। वो जेल में किंग से मिलता है। फेलिन को 5 साल की जेल होने वाली है। फेलिन कहता है, तुम नहीं जानते हमने क्या किया है। मैं चाहता हूं कि अगर हम तुम्हारी कंपनी के लिए गाएं तो हम अगले गाने में सहयोग करेंगे। अगर मैं गाता हूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा हिट गाना होगा जो तुम्हारे और मेरे लिए पैसे कमाएगा और हम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएंगे। ये सुनने के बाद किंग मना कर देता है और कहता है, मैं अपनी बड़ी कंपनी छोड़ रहा हूँ। मैं अपनी शर्तों पर काम करना चाहता हूँ। मैं कोई बदलाव नहीं कर रहा हूँ। मैं एक और छोटी कंपनी खोलूँगा जहाँ मैं पूरी आज़ादी के साथ काम कर सकूँ। तुम्हारा और मेरा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तब फेलिन गुस्सा हो जाता है और किंग को गाली देना शुरू कर देता है, लेकिन किंग अब इन सब पर ध्यान नहीं देता। वो भर आता है और ट्रे उसे बताता है, मैंने सुआ नाम की एक नई गायिका को खोजा है, आपको उसका गाना सुनना चाहिए। अब किंग सुआ का गाना सुन रहा है। उसका गाना बहुत खूबसूरत है। इसका शीर्षक है फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट। पूरा गाना सुनने के बाद किंग खुश होकर कहता है, मैं तुम्हारा गाना बनाऊंगा, लेकिन क्या तुम जानती हो म्यूजिक इंडस्ट्री में कितनी चुनौतियां हैं? क्या तुम उन चुनौतियों के लिए तैयार हो? सुआ हाँ कहती है।
फिर वो उसकी ओर देखता है और कहता है ठीक है, तो हम शुरू कर सकते हैं। इसके साथ फिल्म खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ख्याल रखना।